नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर जिसमें हम लोगों ने शैक्षिक मापन, मूल्यांकन, शैक्षिक मापन के स्तर आदि के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुका है। तो अब यहाँ उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग फर्स्ट पेपर में अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। शैक्षिक आवश्यकता की बात की जा रही है, किसकी? मूल्यांकन की। तो इसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, यानी मूल्यांकन की आवश्यकता शैक्षिक क्यों पड़ती है, शिक्षा में क्यों होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। यहाँ दो शब्द मिलते हैं, एक सतत और एक व्यापक। तो सतत का आशय यहाँ पर ये होता है कि जो हम लगातार, चाहे वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान की बात करें या शिक्षण के विभिन्न समयों पर करते रहें, और व्यापक की बात ये है कि जो हम मासिक टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं या थर्ड मंथली लेते हैं, हाफ ईयरली और एनुअल, तो ये हमारा व्यापक, ये दोनों आपकी चलती रहती है। तो अध्यापक यानी शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए मौखिक कार्य के उत्तर, परीक्षणों पर प्राप्त अंक, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी आदि की सहायता से सत्र पर्यंत छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है। अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया जो छात्रों को मौखिक कार्य है, उनके उत्तर छात्र कैसे देता है। विभिन्न परीक्षण, जैसे अभी हमने बात किया कि वह यूनिट टेस्ट लेता है, यूनिट की समाप्ति पर, चैप्टर की समाप्ति पर, मंथली टेस्ट लेता है, थर्ड मंथली टेस्ट लेता है, और विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं अर्थात जो वह को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बच्चा करता है, उन सब की सहायता से, अर्थात यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन शिक्षक जो मूल्यांकन करता है उसमें वह दोनों पक्षों की बात करता है। मूल्यांकन में वह संज्ञानात्मक पक्ष और संज्ञानेतर पक्ष, संज्ञानात्मक के साथ ही साथ वह उसके संज्ञानेतर पक्ष का भी मूल्यांकन करता है। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं या विभिन्न एक्टिविटीज में जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, प्रतिभाग करता है, उसके आधार पर भी बच्चों का मूल्यांकन चलता रहता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, जो उन्होंने क्या अचीव किया, उनकी उपलब्धि और अन्य गुणों के विकास का मापन मूल्यांकन करने की कई स्थितियां बनती हैं। जैसा भी हमने पूर्व में चर्चा किया कि शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, वह मूल्यांकन करता है। दैनिक पाठ की समाप्ति पर करता है। प्रकरण के शिक्षण के उपरांत करता है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके पश्चात वो करता है। माह के अंत में करता है, वर्ष के अंत में करेगा, या मध्य में या अंत में। ये आपका मध्य का मतलब हाफ ईयरली, और अंत में अर्थात एनुअल। तो इस तरह वह कई स्थितियों में, कई परिस्थितियों में बच्चों का मूल्यांकन करता है, और हर स्टेप पे इसकी आवश्यकता है। क्यों? कक्षा शिक्षण के दौरान क्यों करेगा? वह यह देखेगा कि जो उसके द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है, उस शिक्षण कार्य से बच्चे को कितना लाभ हो रहा है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी वो आकलन करता है, और इसके आधार पर वह आगामी कार्य योजना का निर्माण करता है। तो जो वह प्लान तैयार करेगा शिक्षण का, यानी शिक्षण योजना को निर्मित करेगा, उस योजना के लिए भी ये आधार का काम करता है।
यहाँ किसी भी अच्छे तथा व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी हम शैक्षिक मूल्यांकन का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, अर्थात जो हमें उसकी आवश्यकता के आधार पर हम क्या करते हैं, कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं, उसके अंतर्गत तीन बातें सम्मिलित रहती हैं: संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन और पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक। तो यहाँ जब हम इन तीन की बात करते हैं, कक्षागत, संस्थागत, तो किसी भी कार्यक्रम में हमें योजना का निर्माण करना पड़ता है। अर्थात कोई भी कार्य को संपादित करना है या लक्ष्य, जब भी हम क्या करते हैं, लक्ष्य हमारे सामने होता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं। और यही योजना किस रूप में दिखाई देती है, वह उस कार्यक्रम को निर्धारित करती है, किसी कार्य को किस क्रम से हम करेंगे, जो कि योजना के द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें तीन बातें: एक संस्था का मूल्यांकन यानी संस्थागत मूल्यांकन होता रहता है, कक्षा में अर्थात कक्षागत मूल्यांकन, और फिर उस मूल्यांकन का फीडबैक कि उसका क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं किसकी, संस्थागत मूल्यांकन। तो संस्थागत मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं, अर्थात इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, तो संस्थागत मूल्यांकन शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ समग्र उद्देश्यों से भी संबंध रखता है। यहाँ तात्कालिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है, यह विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे होते हैं, उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को क्या कहा गया है, उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को तात्कालिक उद्देश्य। और जो समग्र उद्देश्य की बात कहा, तो यह समग्र उद्देश्य किसे कहते हैं, अर्थात जो हम सामान्य उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसी सामान्य उद्देश्य को समग्र, यानी संस्थागत मूल्यांकन में विशिष्ट और सामान्य दोनों से संबंध रखता है। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वह निम्न है। कौन कौन से? शिक्षण तथा निर्देशन के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना, बाह्य मानदंडों के सापेक्ष विद्यालय के छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, विद्यालय के छात्रों के अधिगम तथा अध्यापन को उन्नत बनाने के सतत प्रयासों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ जो बच्चों दिया गया है साथियों, कि विद्यालय के छात्रों के अधिगम और अध्यापन को उन्नत बनाने के लिए, अर्थात छात्रों के द्वारा क्या ग्राह्य किया जाएगा, क्या सीखा जाएगा, और शिक्षक के द्वारा क्या सिखाया जाएगा, इन दोनों को वो उन्नत बनाता है। जैसा अभी बात किया था हमने कि शिक्षक जो अपना प्लान तैयार करता है, जो योजना बनाता है, उस योजना का क्रियान्वयन करता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक योजना के अनुसार चलता है, फिर उस योजना का वह क्रियान्वयन करता है, और उस क्रियान्वयन के दौरान, इसके दौरान वह ये देखता है कि क्या हमारी योजना सभी को समझ में आ रही है। यदि यह योजना समझ में नहीं आ रही है, उस स्थिति में वो क्या करता है, वह उसमें तुरंत परिवर्तन कर लेता है या उसमें संशोधन कर लेता है। तो इस आधार पर यह लाइन कही गई कि विद्यालय के छात्रों के अधिगम तथा अध्यापन कौन करेगा, शिक्षक को उन्नत बनाने के सतत प्रयासों को प्रोत्साहन देना। और किसी अच्छे संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम में कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, और वह विशेषताएं क्या हैं कि यह सहभागिता के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात इसमें संपूर्ण जितने भी हमारे स्टाफ हैं, जितने भी हमारे सेक्शन हैं, या जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो शिक्षा में प्रबंधक हो, चाहे वो प्रबंध तंत्र का मुखिया हो, या स्कूल का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हो, या वहाँ का स्टाफ हो, चाहे टीचर हो, या जो भी, तो यानी सब की सहभागिता के आधार पर संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम को बनाना चाहिए। दूसरा, संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात यह एक पूरा प्लान के अनुसार इसको तैयार करना चाहिए। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं तथा उनकी प्राप्ति का ज्ञान किस प्रकार से संभव है, यानी हम अपने ऑब्जेक्टिव को
पहले निर्धारित करें कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, फिर उनकी प्राप्ति को हम किस प्रकार से यानी किस माध्यम से प्राप्त करने में संभव या सफलता प्राप्त करेंगे, वह चीज ध्यान में रखना है और इस बात पर विचार करने के उपरांत ही संस्थागत मूल्यांकन की योजना बनानी चाहिए। फिर चौथा बिंदु क्या कहता है, संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम का निष्पादन प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्तियों से कराना चाहिए। तो यहाँ जो ये आपका मूल्यांकन कार्यक्रम है वह किसी सामान्य से नहीं बल्कि जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो और एक्सपीरियंस के साथ हो, उन्हीं के साथ यानी प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों से ही कराना चाहिए। संस्थागत मूल्यांकन को एक चीज और यहाँ पे रख देना चाहिए कि संस्थागत मूल्यांकन क्या होना चाहिए, सॉरी कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अर्थात वह सभी पक्षों को बैलेंस करके चले, ये इसकी एक और प्रमुख विशेषता है। संस्थागत मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त छात्रों के अंकों का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। अर्थात छात्रों ने जो अंक प्राप्त किया उसका उचित ढंग से उपयोग का आशय क्या है कि वहां पर वह उसके क्या करे, उसका अभी तीसरे खंड की बात हमने किया था, वह उसका फीडबैक अर्थात वह उसका निदान करे, निदानात्मक परीक्षण करे। उसका निदानात्मक परीक्षण का आशय क्या है कि अगर बच्चे के द्वारा कुछ समस्याएं आई, कुछ प्रश्नों को गलत किया गया, तो उनके कारण को खोजना और उस कारण के आधार पर पुनः उपचार देना यानी उपचारात्मक विधि को अपनाना, यह कहने का आशय है। यहाँ संस्थागत मूल्यांकन जैसे भी पूर्व बताया कि संस्थागत मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, संस्थागत मूल्यांकन संतुलित होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, दूसरे खंड कक्षागत मूल्यांकन की। तो वैसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो कोई भी कक्षा अध्यापक समय समय पर मापन व मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से करता रहता है। कक्षा अध्यापक न केवल व्यवहार का मात्रात्मक मापन करता है वरन वह उसका गुणात्मक मापन भी करता है। यदि आप देखें तो एक कक्षा अध्यापक का उद्देश्य क्या होता है, अगर हम देखें तो जो भी कक्षा अध्यापक है, टीचर है, वह क्या करता है, उसका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कक्षा अध्यापक है उसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को यथासंभव सर्वोत्तम शिक्षण देना। उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या है कि सर्वोत्तम शिक्षण देना, अर्थात वह अपनी तरफ से सर्वोच्च शिक्षण प्रक्रिया को कार्यान्वित करना चाहता है, क्रियान्वित करना चाहता है, जिससे क्या हो, इसके आधार पर बच्चों की शैक्षिक प्रगति, बच्चों की क्या हो, बच्चों की शैक्षिक प्रगति संभव हो सके। और इसके लिए आवश्यक है, अगर यह उसको करना है तो फिर क्या चीज, उसके लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। जैसे अगर हम उसकी आवश्यकता की बात करते हैं तो वह समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन भी करता है। आवश्यक क्या है कि वह समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन भी करता रहे। तो यह मूल्यांकन जो है उसका क्या होगा, वह कक्षागत मूल्यांकन के अंतर्गत होगा या उसकी निष्पत्ति का मापन और मूल्यांकन करना जो होगा वह क्या होगा, तो वह कक्षागत मूल्यांकन के अंतर्गत जाएगा। और यहाँ जब हम कक्षागत मूल्यांकन की बात करते हैं तो कक्षागत मूल्यांकन में वह कई उपकरण को भी प्रयोग में लाता है। कौन, कक्षा अध्यापक। तो वहां उपकरण में जो है जैसे वह क्या करता है, वह परीक्षण टेस्ट लेता है। तो जो टेस्टिंग की बात करता है, अब इस टेस्टिंग में वह कई रूपों में लेके चलता है। जैसे वह बच्चों के साथ निबंधात्मक परीक्षण करेगा या बच्चों का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करेगा
अब ये प्रकरण और उद्देश्य पर आधारित होता है कि वह परीक्षण निबंधात्मक करेगा, वस्तुनिष्ठ करेगा, वह परीक्षण को मौखिक करेगा या प्रयोगात्मक करेगा। अब यह परीक्षण उपकरण, कौन सा उपकरण कब प्रयोग करना है, वह कक्षा अध्यापक के ऊपर निर्भर होता है। इनके साथ साथ एक उपकरण सबसे महत्वपूर्ण है जो लगभग सभी करते हैं, वह क्या है? वह आपका अवलोकन है। तो अवलोकन की जब हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन, तो इसमें आप विभिन्न मापनी का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ आप चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें सहभागिता चार्ट आप बनाते हैं और यहां पर संचयी अभिलेख यानी जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड संचय किए हुए अभिलेख हैं उसका भी प्रयोग हम आप करते हैं। कहाँ? ऑब्जर्वेशन में, जब बच्चे का अवलोकन करना होता है। उसी तरह हम क्या करते हैं? साक्षात्कार, बच्चों का साक्षात्कार लेते हैं, साक्षात्कार उपकरण का भी हम आप प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम आप बच्चों के लिए जो अपन मूल्यांकन की बात करते हैं उसमें हम प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन की बात करते हैं, जिसमें जैसे छोटे बच्चों की बात करते हैं तो हम उनसे चित्र व्याख्या की बात करते हैं कि कोई चित्र है, चित्र को दे दिया और बच्चे से उसकी व्याख्या कराई, या प्रक्षेपण में हम बच्चों से सामान्यतः वाक्य पूर्ति कराते हैं कि बीच में कुछ ब्लैंक कर देते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं? प्रक्षेपण के आधार पर भी हम क्या करते हैं? बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और एक स्वसूचना, स्वसूचना के आधार पर भी हम क्या करते हैं? मूल्यांकन कार्यक्रम में मदद लेते हैं या मूल्यांकन के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं। इसमें जैसे हम प्रयोग करते हैं किसकी? प्रश्नावली की। प्रश्नावली के द्वारा हम बच्चों का लेते हैं, उनकी अभिरुचि, उनकी रुचि का हम मूल्यांकन करते हैं कि उसकी रुचि है अथवा नहीं है, उसका एटीट्यूड, उसकी हम बात करते हैं कि उसकी अभिवृत्ति, इसके आधार पर मूल्यांकन करके हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ जब हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी टीचर कोई भी मूल्यांकन कार्यक्रम करेगा, टीचर के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, तो वह क्या करता है? वह योजना बनाता है। उसकी योजना दो प्रकार से होती है, एक तो वह वार्षिक योजना का निर्माण करता है और एक वह इकाई योजना का निर्माण करता है। यानी वर्ष भर में वो कैसे कवर करेगा, कैसे कोर्स कंटेंट को पूरा करेगा, कितना वो अभ्यास कराएगा, कितना गतिविधि कराएगा, और इकाई योजना के अंतर्गत वह डे बाय डे का अपनी योजना या प्लान को निर्मित करता है। अब आपका तीसरा खंड आता है पृष्ठपोषण। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग पृष्ठपोषण प्रविधि के रूप में करके शिक्षक क्या करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार ला सकता है। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि क्या करता है, अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो जैसे आप देखते हैं कि आपका ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन का वह क्या है? आपका कंटेंट है, फिर टीचर है और आपका स्टूडेंट है। तो कंटेंट है, मेथड है या मैगजीन्स हैं, तो ये क्या करते हैं? ये मीडिएशन करते हैं और इसके आधार पर टीचर और स्कॉलर क्या करते हैं? वह अंतर क्रिया करते हैं। टीचर और स्कॉलर क्या करते हैं? अंतर क्रिया करते हैं और इस अंतर क्रिया को जो वो करते हैं उसके द्वारा क्या होता है? उसके द्वारा एक परिस्थिति का निर्माण होता है। उसके द्वारा क्या बनती है? एक परिस्थिति बनती है, एक वातावरण बनता है जिसे हम आप कहते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट। और यही परिस्थिति निर्माण जब हम मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करते हैं तो मूल्यांकन प्रक्रिया में उद्देश्य के सापेक्ष
हम क्या करते हैं, अधिगम क्रिया। तो जो ये टीचर और स्कॉलर के मध्य, टीचर और छात्र के मध्य अंतर क्रिया चलती है, परिस्थिति बनती है, यही अधिगम क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम क्रिया का क्रियान्वयन यही है और इसके आधार पर क्या होता है, बच्चे का व्यवहार परिवर्तन होता है। और इसी व्यवहार परिवर्तन को हम क्या करते हैं, इसी व्यवहार परिवर्तन को जब हम ये देखते हैं कि कितना हुआ, तो ये क्या हो जाता है, ये मापन। और यह परिवर्तन जब उद्देश्य के सापेक्ष देखते हैं, तब यह क्या हो जाती है, आपकी पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया हो जाती है। तो यहां कहने का, इस डायग्राम को समझाने का फीडबैक में आशय कि जब वह व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ ये देखता है, तो यहां पर वो क्या करेगा, पुनः जो परिणाम आएगा, जो परिणाम आएगा वह उसका पुनर्मूल्यांकन करता है। तो पुनर्मूल्यांकन एक तरह से कह दें तो यही क्या है, यही हमारा पृष्ठपोषण है। अब पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनः वही प्रक्रिया, अर्थात वह उसका निदान करेगा। निदान के आधार, निदान का मतलब कि वह उस कारण को खोजेगा कि किसके आधार पर त्रुटि, कारण किसका खोजेगा, त्रुटि होने का। तो उसके आधार पर वह पुनः उपचार करेगा और उपचार के बाद पुनः मूल्यांकन, वही आपका पुनर्मूल्यांकन। तो अगर हम फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक या पृष्ठपोषण दो प्रकार से कार्य करता है। कैसे, आपके सामने दिया हुआ है कि एक तो ये छात्रों को अध्ययन करने के संबंध में उपयोगी निर्देशन, गाइडेंस प्रदान करता है, और दूसरा छात्रों को भावी अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन प्रदान करता है। तो यहां पर यदि हम आप देखते हैं तो इसमें ये दो मुख्य कार्य हैं, और अभिप्रेरणा को बढ़ाना और निर्देशन को प्रदान करना। तो अभिप्रेरणा, इस संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के, शिक्षाविदों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पृष्ठपोषण से छात्रों में अभिप्रेरणा बढ़ती है, जबकि कुछ का मानना है कि पृष्ठपोषण से अभिप्रेरणा में कमी आती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभिप्रेरणा भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के छात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की अभिप्रेरणा को परिलक्षित करता है। अब मूल्यांकन कार्यक्रम जो हम आप करते हैं, उसका हम निर्माण कैसे करते हैं। तो मूल्यांकन कार्यक्रम के निर्माण में यदि आप इसकी बात करते हैं तो मूल्यांकन कार्यक्रम को सहकारी कहें, कोऑपरेटिव कहें, व्यवहारिक कहें, अर्थात प्रैक्टिकल कहें, या निश्चित, डेफिनिट की बात करें, इन तीनों का होना आवश्यक है। अर्थात मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो वह कैसा होना चाहिए, सहकारी अर्थात कोऑपरेटिव होना चाहिए। वह दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, अर्थात मूल्यांकन जो कार्यक्रम हो वह व्यवहारिक हो, और डेफिनिट की बात करते हैं, निश्चित होना चाहिए। तो यहां व्यापक किसी भी प्रकार के, अगर हम मूल्यांकन कार्यक्रम की बात करते हैं और व्यापक संस्था, उसमें संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम हो या कक्षागत मूल्यांकन कार्यक्रम हो, उसमें इन क्रमों का हमको पालन करना ही करना है। जैसे मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्य या उद्देश्यों का निर्धारण करना, मापन देखा जाए तो यहाँ परीक्षण मापन का उपकरण के रूप में प्रयोग होता है, या मापन के एक साधन की बात हम करते हैं जो किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मापन या परीक्षणों की महत्ता उसके उचित उपयोग में निहित होती है, अर्थात बिना किसी कारण के परीक्षण का प्रयोग वास्तव में समय, धन और परिश्रम सबकी बर्बादी होती है। दूसरा, उपयुक्त मापन उपकरणों का चयन करना है। अब छात्रों की उपलब्धि, दृष्टिकोण, अभिरुचि, किसका मापन करने के लिए आप किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे, यह आपको निर्धारित करना होगा। चाहे वो अध्यापक निर्मित परीक्षण या मानकीकृत परीक्षण,
दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को उपयोग में ला सकते हैं। तो अब प्रश्न कैसे बने, प्रश्न का स्वरूप कैसा हो, प्रश्न की प्रकृति कैसा हो, उसका कठिनाई स्तर कैसा हो, यह चीजें निर्धारित, चाहे वो मानक उपकरण की बात करें या शिक्षक निर्मित उपकरण की। मापन उपकरणों का प्रशासन करना, अर्थात परीक्षणों का चयन करते समय हमने सारी विशेषताओं को, सारी जानकारी या सारी सावधानियों को रख लिया। तो उसके उपरांत परीक्षणों के चयन के उपरांत हम क्या करते हैं, उसके प्रशासन यानी उसको किस तरह से हम प्रशासित करेंगे, कैसे बच्चों के बीच में ले जाएंगे। तो यहाँ परीक्षणों का समुचित ढंग से छात्रों पर प्रशासित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन अध्यापकों को जिनको परीक्षण का प्रशासन करना है उन्हें अच्छी प्रकार से ट्रेंड या प्रशिक्षित कर देना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एग्जाम देने जाते हैं और जो आपके क्लासरूम में ड्यूटी में लगे होते टीचर होते हैं, तो उन टीचर्स को यदि सही नहीं होता तो वो रोल नंबर और अन्य जानकारियां आपको गलत दे देते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनको वो ट्रेन नहीं किया गया, बताया नहीं गया, तो वह त्रुटियां हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि प्रशासन के समय कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित। जो भी मूल्यांकन को प्रशासित करता है उसका प्रशिक्षित होना क्या होता है, आवश्यक होता है। और मापन उपकरणों का अंकन करना, तो इसमें प्रशासन के पश्चात कार्य परीक्षणों का अंकन करना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अंकन एक क्लरिकल कार्य है, लिपकीय है, अंकन कुंजी के प्रयोग या कंप्यूटर की सहायता से वह शीघ्रता और यथार्थता से कर सकता है। और निबंधात्मक परीक्षण जो होते हैं उसके मूल्यांकन का कार्य अध्यापकों की सहायता से कराया जाता है। और यहाँ परीक्षण निर्देशिका में जो भी निर्देश दिए गए हैं, अर्थात जो आपकी टेस्टिंग टूल है, किट है, उसमें जो निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको सावधानी पूर्वक उस मूल्यांकन करता यानी शिक्षक को क्या करना होता है, पालन करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा संशोधन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी त्रुटियों की संभावना होती है। तो यहाँ अंकन के समय भी जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना और प्राप्तांकों का विश्लेषण व उनकी व्याख्या। तो जो भी प्राप्त अंक हैं शिक्षक उसका विश्लेषण करे और फिर उसकी व्याख्या करे कि इस अंक के आधार पर बच्चे की स्थिति को वो निर्धारित करे। प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग प्राप्त करना, यानी जो परिणाम मिला है उसको वह कैसे करेगा, उसका अनुप्रयोग, अर्थात बच्चे की कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ वह स्ट्रॉन्ग जोन है, अर्थात उसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है और उसका वीक जोन कौन सा है। तो ये सारी चीजों को भी वह देखकर और उसके आधार पर वह अपना अगला प्लान तैयार करता है। पुनर्परीक्षण से उपचारात्मक कार्यक्रम की सफलता का ज्ञान। अभी पूर्व में हमने बताया पुनर्परीक्षण के द्वारा उपचारात्मक कार्यक्रम की सफलता निर्धारित होती है और इन सब के आधार पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, उपयुक्त अभिलेख और आख्या तैयार करना चाहिए। इसके आधार पर शिक्षक को उपयुक्त अभिलेख व आख्या तैयार करनी चाहिए, अर्थात मूल्यांकन कार्यक्रम से संबंधित जो भी आवश्यक अभिलेख या रिपोर्ट है उनको तैयार करना भी मूल्यांकन कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग होता है। दोस्तों, ये मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है या मूल्यांकन कार्यक्रम को हम उस आवश्यकता के आधार पर कैसे संचालित करते हैं, उसके संबंध में ये विनता फिर मिलते हैं नए प्रकरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम।